हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो अत्यंत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है सार्क। तो यानी सार्क क्या है? देखिए, सार्क क्या है? एक समूह है, एक संघ है। कई देशों को मिलाकर एक समूह बनाया गया, एक संघ बनाया गया, इसी का नाम है सार्क। तो सार्क जो है जनरली ये शॉर्ट नाम है। इसका फुल मीनिंग परीक्षा में पूछा जाता है। इसका फुल मीनिंग होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है। जो आंचलिक देश थे जो कि भारत की सीमा से लगे हुए थे, वो सारे देश इस सार्क संघ में जुड़े रहते हैं। इन्हीं को मिलाकर एक संघ बनाया जाता है जिसका नाम रखा गया सार्क। तो रखा कब गया, इसकी स्थापना कब होती है? देखिए, 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। यानी 7-8 दिसंबर इसलिए बोल रहा हूं कि इसका 2 दिन बैठक हुआ था। ठीक है, 7 और 8 2 दिन बैठक हुआ था। 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी में इसका बैठक होता है। कहाँ होता है? आपका ढाका में। तो ढाका कहाँ है? आपका बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका में एक बैठक होता है। इस बैठक में सार्क जैसे एक समूह को बनाने का विचार विमर्श किया जाता है। इसकी राजधानी बनता है काठमांडू। काठमांडू यानी नेपाल की क्या है? राजधानी है, कैपिटल है नेपाल की, काठमांडू। ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में आपका 7 कंट्री ही जुड़े रहते हैं। ठीक है। पहला यहां से लेते हैं हम मालदीव, दूसरा श्रीलंका, यहां पकड़ते हैं आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, छोटा सा इलाका है भूटान, यहां आपका बर्मा, और ये जो पार्ट देख रहे हैं बांग्लादेश। हालांकि जो कि अफगानिस्तान पहले नहीं लिया गया था, बाद में अफगानिस्तान को लिया गया, ये सोचकर कि कुछ प्रॉब्लम जो है वो शायद सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ज्यों का त्यों ही बना रहा। मतलब सार्क जो है, सार्क बनाने का जो मूल उद्देश्य था वो आज भी सफल नहीं हो पाया है। तो जिस तरह से देखते हैं, एशिया महादेश के ये सारे जो छोटे जो आप देख रहे हैं देश है, ये सब दक्षिण भाग में आ रहे थे। ठीक है, एशिया महादेश का दक्षिण भाग में, पर चीन नहीं, चीन आपका पूर्व में हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि सार्क की स्थापना हो जाता है और इसकी राजधानी कहाँ रखा जाता है? काठमांडू। परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है कि सार्क की राजधानी कहाँ है और सार्क की स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ढाका अधिवेशन में। ठीक है, ये विचार विमर्श किया गया था ढाका अधिवेशन में कि सार्क जैसी एक समूह बनाया जाए जो कि हमारे आपसी समस्याओं को क्या करेगा? समाधान करेगा। यानी आपस में हम लोग मिलजुल के अपनी समस्या को क्या करेंगे? समाधान करेंगे। तो अब देखिए, अब मैं एक एक जो देश है उसके बारे में संक्षेप में कुछ तत्वों को रखने का प्रयास करूंगा। आशा करूंगा कि आपके लिए सुविधाजनक हो और साथ में फायदेमंद भी हो। ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं मालदीव कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था। सुर्खियों में इसलिए था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लक्षद्वीप गए और वहां पर थोड़ा लक्षद्वीप में समुद्र में फोटो उठाए और फेसबुक में छोड़ दिए कि ये कहकर कि
जो मालदीव जा रहे हैं अपने हॉलिडे बिताने के लिए, वो चाहे तो आपका लक्षद्वीप में भी जाकर अपना हॉलिडे बिता सकते हैं, क्योंकि दोनों का सौंदर्यता में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। बस इससे क्या हुआ, मोदी जी का ये स्टेटमेंट सुनते ही आपका मालदीव जो है पूर्ण रूप से भड़क जाता है। क्यों भड़क जाता है? क्योंकि मालदीव का जो अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड करता है? टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं और वहां पर जो पैसा खर्चा करते हैं, उसी पैसा से मालदीव जो है चलता है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस जो देश, इतने जो देश जो देखते हैं, ये देश सार्क बनाने के पीछे मूल उद्देश्य ये था कि अपने यहाँ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य और शैक्षिक, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को निजात पाना ही इस सार्क का मूल उद्देश्य था। ठीक है, जैसे कि हम हाल फिलहाल 15 अगस्त को जो हम जैसे कि आजाद होते हैं, 15 अगस्त 1947 को जो हम देश आजाद होता है, उसी तरह से ये जो छोटे छोटे जो देश हैं, ये भी आगे पीछे, हमसे आगे और पीछे ये भी क्या होते हैं? आजाद होते हैं। हालांकि सर्वप्रथम हमें लोग आजाद होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से भारत नहीं चाहता था कि भारत पर पुनः किसी विदेशी शासक का अधिकार हो, उस तरह से ये भी छोटे छोटे जो देश थे, ये भी नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर पुनः किसी शक्तिशाली देश का क्या हो? शासन हो। तो इसके लिए ही ये सब मिलकर एक समूह बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, जिसे हम सार्क के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए मालदीव जो है, ठीक है, मालदीव देखा जाए तो मालदीव जो है, ये जो द्वीप देखते हैं, ये एक दो नहीं, इसके यहाँ 1200 द्वीपों का क्या है? एक समूह है। 1200 द्वीप है। ठीक है, 1200 द्वीप को 1200 द्वीप है, लेकिन इस पर जीवन सिर्फ 202 द्वीप पर ही है। क्यों 200 द्वीप पर है? क्योंकि बाकी द्वीप जो है वहां रहने के लायक नहीं है। 1200 द्वीप में से सिर्फ 202 द्वीप पर ही इंसान बसा हुआ है। और ये जो है लंका से, मान श्रीलंका से 675 किलोमीटर दूर पर बसा हुआ है। ठीक है, 675, ये श्रीलंका से कितना दूर पर है? 675 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। हालांकि ये ब्रिटिश से कब आजाद होता है? ब्रिटिश से, देखिए ब्रिटिश से बहुत बाद में आजाद होता है, हमारे बहुत बाद में आजाद होता है। यह 26 जुलाई 1965 को होता है। कब होता है? 26 जुलाई 1965 को ब्रिटिश के चंगुल से इसे क्या मिलती है? आजादी मिलती है। यह एक गणतांत्रिक सरकार चलती है यहाँ पर, मालदीव पर। ठीक है, उसी तरह से श्रीलंका को देख लिया जाए तो श्रीलंका भारत से ज्यादा दूर नहीं है। श्रीलंका भारत से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर, कितना किलोमीटर की दूरी पर है? सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका जो है बसा हुआ है। इसकी जो क्षेत्र देखा जाए, श्रीलंका का जो क्षेत्र देखा जाए तो इसकी क्षेत्र है 65,150 किलोमीटर। इसका एरिया देखा जाए, श्रीलंका के जो एरिया है आपका 65,150 किलोमीटर आपका इसका क्या है? एक एरिया है। ठीक है, ये ब्रिटिश से कब आजाद होता है? आपका ब्रिटिश से यह आजाद होता है आपका श्रीलंका जो है आपका 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1948 को। कब आजाद होता है? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका जो है आपका ब्रिटिश से क्या होता है? ब्रिटिश से आजाद होता है, माने ब्रिटिश से इसको मुक्ति मिलती है। श्रीलंका में भी क्या है? गणतांत्रिक गवर्नमेंट चलती है और राष्ट्रपति जो होते हैं वो शासक के क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसका जो राजधानी जो है, कैपिटल जो है इसका कहाँ है? कैपिटल कोलंबो। कोलंबो इसका क्या है? राजधानी है। देखिए ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो। ठीक है, हालांकि डिस्टेंस भले ही ना पूछा जाए, लेकिन आपका ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश से कब आजाद होता है? 4 फरवरी 1948 ईस्वी को, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? कोलंबो। तो इस हिसाब से हम श्रीलंका को जान लिए और ये मालदीव के बारे में जान लिए। अब हम चलते हैं बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जो है ये पहले आपका पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था। ये जो पाकिस्तान देख रहे हैं और ये बांग्लादेश दोनों एक ही था। ठीक है, आपका ये जो बांग्लादेश देख रहे हैं इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से
जाना जाता था। लेकिन 1971 ईस्वी में, ठीक है, 1971 ईस्वी में ये क्या होता है, पाकिस्तान से अलग होता है और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है जिसका नाम होता है आपका क्या, बांग्लादेश। ठीक है, इसका एरिया देखा जाए तो इसकी एरिया कितना है, देखिए बांग्लादेश की जो एरिया है 1,43,999 किलोमीटर इसका एरिया है, यानी इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, किसका, बांग्लादेश का। देखिए इसके दक्षिण में जो है, ये बांग्लादेश का जो दक्षिण नीचे में देखेंगे तो कौन क्या बसा हुआ है, बंगाल की खाड़ी बसा हुआ है। अब पश्चिम और उत्तर में देखा जाए तो आपका क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम देखेंगे, ये पश्चिम और उत्तर, ऊपर पार्ट में माने इस पार्ट में, और ये पूरी ये ऊपर पार्ट में और ये इस पार्ट में। ठीक है, क्या बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल। मतलब बांग्लादेश के पश्चिम में होने के कारण इसे पश्चिम बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे जाना जाता है, बांग्लादेश को नहीं। ठीक है, बांग्लादेश के पश्चिम में है ये हमारे पश्चिम बंगाल, इसीलिए इसको पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। इसे भूल मत कीजिएगा कि बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल बोल दीजिएगा। ठीक है, दूसरी तरफ देखा जाए उत्तर में इसके असम और मेघालय है। उत्तर में इसके जो ऊपर पार्ट है ये इस पार्ट में असम और क्या है, मेघालय है ये पार्ट में। ठीक है, असम और मेघालय है, यहाँ पर आपका मेघालय, असम ऊपर में है। और असम का मैप जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि असम का मैप किस शेप में है, तो असम का मैप आपका टी शेप में है। ठीक है, यहाँ से भी एक प्रश्न निकल के आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। परीक्षा में मैं स्वयं देखा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि असम का मैप किस शेप में है, यू शेप में है कि एल शेप में है कि टी शेप में है, तो आपका आंसर होगा टी शेप में। क्योंकि असम का मैप देखेंगे आप, असम का मैप कुछ इस तरह का है, आपका ये इस तरह का असम का मैप है, इसलिए इसे टी शेप कहा गया है। ठीक है, अब पूर्व में इसका जो पूर्व दिशा है, इसका पूर्व में असम, त्रिपुरा और बर्मा है। ठीक है, इधर में असम में है, असम भी है, त्रिपुरा है और बांग्लादेश बर्मा बसा हुआ है, सॉरी बांग्लादेश नहीं बर्मा बसा हुआ है। ठीक है, किसका, बांग्लादेश से। ठीक है, अब चलते हैं भूटान। भूटान जो देखते हैं अपने आप में एक अत्यंत छोटा देश है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तीनों तरफ से भारत है और एक तरफ से आपका क्या है, चीन है। एक तरफ से इसका इस पार्ट में कौन बसा है, चीन। यहीं पर एक डोकलाम है, डोकलाम एक क्षेत्र है, यानी भूटान का ही क्षेत्र है, लेकिन जब भी चीन उसको ऑक्युपाई करना चाहता है तो चीन के ऑक्युपाई करने की जब 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 भी बुरी नजर मतलब डोकलाम पर पड़ी है, तब तब भारत जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, चीन इस पर ऑक्युपाई क्यों करना चाहता है? देखिए, चीन इसलिए ऑक्युपाई करना चाहता है, इस एरिया को अपने कैप्चर में इसलिए रखना चाहता है क्योंकि ये जो एरिया जो है अत्यंत ऊंचा है। अगर इस क्षेत्र पर यदि चीन का अधिकार हो गया तो जाहिर सी बात है उस ऊंचे एरिया से नीचे जो बसा है क्षेत्र, यानी भारत जो भी है, इस पर आसानी से फायर किया जा सकता है, यानी इससे इस एरिया को, नीचे वाला पार्ट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए डोकलाम को लेकर चीन का मुंह से हमेशा लार चुता है भारत को कमजोर करने के लिए। ठीक है, वो चाहता है कि भारत को कमजोर करूं, तो किस तरह से करूं, भारत के कुछ कुछ जो शक्तिशाली जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अपना बताता है, माने बदमाशी बुद्धि इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना जो 100 झूठ बोलो, 100 झूठ बोलने से भी वो 100 झूठ एक सच के बराबर हो जाता है। सेम कहानी चीन की नीति है। मतलब चीन का नीति यह है कि चीन के किसी भी नीति पर आप विश्वास मत करो। चीन का नीति यह है कि चीन के किसी भी नीति पर विश्वास ना किया जाए तो ही अच्छा है। तो ठीक है, तो भूटान जो है आपका, इसका जो इसका प्राचीन नाम देखा जाए, भूटान का प्राचीन नाम जो देखा जाए तो डुंग यूल है। ठीक है, भूटान का प्राचीन नाम क्या है, डुंग यूल। ठीक है, यह है ये डुंग यूल, इसका भूटान का क्या है, ये प्राचीन नाम है। परीक्षा में यहां से भी
पूछा जा सकता है कि भूटान का प्राचीन नाम क्या था, तो डूंग यूल था। ये कब आजाद होता है ब्रिटिश से? इसका 1949 में जाकर ये क्या होता है, आजाद होता है भूटान। 1949 में ब्रिटिश से क्या होता है, इसे आजादी मिलती है। अच्छा, एक समझौते के तहत भारत और भूटान की एक समझौते के तहत ये दावा पेश किया गया है, यानी भारत अपने तरफ से ये ऑलरेडी कह चुका है कि भूटान जो है मेरी छत्र छाया में है, यानी मेरी सुरक्षा उसे प्रदान है, चाहे विदेशी सेक्टर हो, चाहे सैनिक सेक्टर हो, चाहे संचार का सेक्टर हो। ठीक है, तीनों सेक्टर का जो देख रेख का दायित्व जो है किसके ऊपर है, भारत के ऊपर है। यदि कोई भी देश भूटान पर कोई अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि भारत पर अटैक है, इसीलिए क्या किया जाएगा, भारत जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। यही कारण है कि जब भी चीन डोकलाम पर अपना अधिकार जमाना चाहता है तो भारत क्या करता है, उसके विरोध में आवाज उठाता है, जरूरत पड़ने से लड़ता भी है। जैसे कि कुछ ही समय पहले आप देखे थे कि चीन जो है डोकलाम पर अपना दबाव पेश कर रहा था, तो भारत भी कम नहीं था। ये सन था आपका 2017 में आपका डोकलाम पर चीन जो है अपना दबाव पेश करता है। तो उन दिनों में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपका श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब देखिए, ये जो डोकलाम पर अपना अधिकार जमाता है, तो मैप के माध्यम से यदि मैं दर्शाऊं आपको, बताऊं तो क्या होगा। देखिए, आई थिंक आप देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर इस जो पार्ट देखते हैं, ये पार्ट आपका चीन होगा, ये पार्ट। तो चीन क्या करता है, यहां से होते हुए ऐसे होकर इस तरह से जाकर क्या करता है, इधर से नेपाल के रास्ते से जाके क्या करता है, कोई भी सामग्री पहुंचाता है। तो भारत ने क्या किया था, ये जो समुद्र जो इलाका देखते हैं, मतलब ये नीचे वाला जो पार्ट आप देखते हैं, इस चीन तो इस तरह से आता है, इस तरह से आकर या इस रास्ते से क्या करता है, नेपाल के तरफ होते हुए, ठीक है, पाकिस्तान, इस तरह से पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए इस तरह से नेपाल में, सॉरी, तो पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए इस तरह से सामाना को भेजता है। लेकिन भारत ने उन दिनों में क्या किया था, इस सेक्टर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। यानी ये जो समुद्री जो पार्ट देखते हैं, ये समुद्री पार्ट को भारत ने क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। माने चीन का कोई भी शिप इस रास्ते से नहीं जा पा रहा था और यहाँ से आ नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र जो है अत्यंत खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फ रहता है हमेशा, क्योंकि हिमालय का ही पार्ट है। जैसे जानते हैं कि जो हिमालय जो है आपका कश्मीर से लेते हुए नेपाल, भूटान, इधर से अंडमान निकोबार तक जाता है। हालांकि बीच में जलमग्न हो गया है, वो सेकेंडरी फैक्टर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम भूटान के बारे में आपको संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया। देखिए, अब है नेपाल। तो नेपाल जानते हैं कि नेपाल जो है, नेपाल के साथ हमारा जो संबंध जो है आज से नहीं है। रामायण में यदि जाएंगे तो रामायण में भी देखा जाता है कि नेपाल का संबंध जो है भारत के साथ बहुत पहले से है। क्यों पहले से बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए बिहार में, ठीक है, बिहार में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सीतामढ़ी। तो ऐसा माना जाता है कि माता सीता सीतामढ़ी से ही निकली हुई थी, क्योंकि माता सीता कहाँ से जन्म ली थी, भूमि से। यही कारण है कि माता सीता एक समय भूमि में ही समा जाती है, क्योंकि धरती माता ही माता सीता को जन्म देती है और अंत में वही अपने गोद में सुला लेती है। तो सीतामढ़ी जो है वहीं से माता सीता का जन्म होता है। हालांकि वो जनकपुर चली जाती है, ठीक है, जनकपुर जो कि आपका कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, अब नेपाल का मैप देखने से आपको समझ में आएगा कि यदि आप नेपाल का मैप देखेंगे तो इस हिसाब से
जो आप नेपाल का मैप देखेंगे तो ये जो नेपाल का मैप कुछ इसी तरह का है, ठीक है। तो नेपाल का जो मैप देखेंगे तो यहाँ पर है आपका क्या है जनकपुर, यहाँ पर क्या है काठमांडू। काठमांडू में आपका एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर। परीक्षा में ये पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, तो नेपाल का कहाँ है, काठमांडू में, ठीक है। और यहाँ पर आपका सीतामढ़ी, आपका ये बिहार का जो कुछ पार्ट है, यहाँ पर मान लीजिए बिहार है, ये यहाँ पर है सीतामढ़ी, और ये है जनकपुर, जनकपुर यानी राजा दशरथ यहाँ पर, ठीक है। और विवाह जानती हैं यूपी में होता है, अयोध्या यानी राम का जन्मभूमि, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि नेपाल जो है हिमालय प्रदेश का क्या है, एक पहाड़ी देश है, ठीक है। उस हिसाब से उसके उत्तर में कौन है, चीन है, यानी नेपाल के यदि इस पार्ट में जाएंगे तो इसका चीन है। और पश्चिम में चीन जो है आपका जो नेपाल के सीमा जो है उससे काफी लगा है। यही कारण है कि चीन जो है नेपाल जो है बीच बीच में कुछ ऐसा हरकत दिखाता है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक भारत ने जो नेपाल के लिए जितने भी कार्य किए थे उसकी सुरक्षा को देखते हुए वो सारा निरर्थक हो गया। कारण क्यों बताता हूँ आपको, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, जो ये मैप जो है चीन का, नेपाल का, ये नेपाल का जो मैप है कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर देखिए ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर एक काली नदी है, काली नदी। ब्रिटिशों के द्वारा यह मान लिया गया था कि ये जो काली नदी जो है, ये जो काली नदी, इस नदी को ही भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा मान लिया जाएगा। लेकिन केपी ओली जो कि वहां के क्या है, मुखिया है, वो क्या मानते हैं कि नहीं, ये नहीं है हमारा, ये सीमा नहीं है। नेपाल का सीमा जो काली नदी जो है, हालांकि दो धारा है इसकी, दो धाराओं को मिलकर ही ये आपका क्या बनता है, एक नदी बनता है जिसका नाम है काली नदी, ये भारत में आ जाता है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि ये है, ये इसीलिए मानते हैं। यदि केपी ओली ये मान लेंगे कि ये है, तो जाहिर सी बात है इनका ये जो पार्ट जो है इनको फ्री में मिल गया, ठीक है। ये किसके कहने पर करते हैं, जाहिर सी बात है इनको किसका सपोर्ट प्राप्त है, चीन का, ठीक है। हालांकि देखिए नेपाल को जितना भी खाद्य सामग्री जो है कौन सप्लाई करता है, आपका भारत करता है। हालांकि अभी नेपाल जो है धीरे धीरे चीन के गोद में जाकर बैठने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह से श्रीलंका भी बैठने का प्रयास कर रहा था, तो आपने देखा कि श्रीलंका के अर्थव्यवस्था किस तरह से तहस नहस हो गया था। इतना तहस नहस हो गया था कि राष्ट्रपति के घर से लोग सामान चोरा कर भाग रहे थे। राष्ट्रपति जब शपथ समारोह जो होता है, तो राष्ट्रपति जब शपथ समारोह जो करा रहे थे, तो वहां पर करंट चला जाता है, तो करंट की ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था कि जिस तरह से मान लीजिए करंट चला जाए तो ये व्यवस्था के माध्यम से हम उजाला बनाए रखेंगे। क्यों ऐसा था, क्योंकि श्रीलंका में आर्थिक व्यवस्था जो था पूर्ण रूप से खराब हो चुका था। हालांकि वो भी बहुत चीन का सपोर्ट में जा रहा था। अब दूसरा जो रिजल्ट इस तरह से देखने को मिलेगा वो होगा नेपाल धीरे धीरे आपका चीन का लोभ में फंस रहा है। हालांकि भारत जो है अपने ओर से हर संभव प्रयास करता है कि भारत के साथ चीन का रिलेशन जो है सदा बना रहे, पहले के भांति। क्यों पहले के भांति बना रहे हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में इतना आपसी रिलेशन अच्छा है कि देखिए वहां पर सीमा में आप भारत की सीमा से जब नेपाल में प्रवेश करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप भारत छोड़ के आप नेपाल में गए या नेपाल के लोग भारत में आए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में भी उतनी धरपकड़ नहीं होती है, पूरी तरह से
फ्री कहा जा सकता है माहौल है, ठीक है। वहां पर भी आपको हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे, यहाँ पर भी हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, नेपाली वहां पर भी मिल जाएंगे। और जो ये सीमा जो देखते हैं भारत से सीमा से लगे हुए, यहाँ पर भी लोग नेपाली बोलने वाले मिल जाएंगे। यानी आप देखेंगे सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के जो बिहारी लोग हैं यानी जो हिंदी भाषी लोग हैं वो धड़ाधड़ नेपाली बोल पाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो रिलेशन जो है नेपाल और भारत के साथ अत्यंत अच्छा है। अब देखिए इसकी जो एरिया जो है, इसकी एरिया कितना है आपका 1,47,181 किलोमीटर, ठीक है। 1 लाख, ठीक है, नेपाल का 1,47,181 किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्र है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस प्रांत में ही इसके लगभग 95% लोग इस प्रांत में रहते हैं, ऊपर वाला पार्ट में नहीं रहते हैं। मतलब रहते भी हैं तो बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये जो इलाका जो है आपका लगभग समतल है और ये ऊपर वाला जो पार्ट देखते हैं वो क्या है पहाड़ है, ठीक है, यानी हिमालय है। तो जाहिर सी बात है वहां पर खेती नहीं हो सकता है, वहां पर सड़क नहीं बनाया जा सकता है, वहां पर घर नहीं बनाया जा सकता है, वहां पर जो रोजगार के जो सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाती है वो भी नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर जनसंख्या होने की बातें नहीं आती है, ठीक है। ये देखा जाए आपका 1846 ईस्वी से लेकर 1951 ईस्वी तक राणा परिवार का क्या था, इस पर शासन चलता था। नेपाल पर एक प्रकार का प्रजातांत्रिक शासन चल रहा था लगभग 1846 से लेकर, कब से लेकर 1846 से लेकर आपका देखिए राणा परिवार का जो, हालांकि नेपाल की जो राजनीतिक कंडीशन जो है बीच बीच में थोड़ा बहुत चेंज होते आया है, तो उस पर जाने के लिए या उसको विस्तार से बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से एक सेशन लेकर आना पड़ेगा। हालांकि हम आज तो सार्क पढ़ा रहा हूँ, इसी में संक्षेप में थोड़ी भौगोलिक अंचल के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपका 1846 से लेकर 51 ईस्वी तक क्या होता है आपका 1951 ईस्वी तक किसका शासन चलता है। यहाँ पर एक राणा परिवार होते हैं, उन्हीं का पूरा जेनेटिक शासन करता है, ठीक है। अब देखा जाए नेपाल में आपकी कई नदियां जो है बहती है, जो कि शारदा है, गंडक है, गोमती है, काली नदी है, बागमती है। ये सारे जो नदियां जो है आपका कहाँ बहती है, आपका मतलब इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, नेपाल से हुआ है। अब बह के कहाँ आती है आपका भारत में। कोसी नदी भी है, देखा जाए तो आपका उद्गम इसका स्थान देखा जाए तो नेपाल है और बहती कहाँ पर है आपका भारत में। कोसी नदी को बिहार के लिए काल माना गया है, ठीक है। काल इसलिए माना गया है कि कोसी नदी और गंगा, जैसे कि जानते हैं कोसी और गंगा जो है जिस इसकी जलधारा जो है अत्यंत तेज होती है और ये जो काफी ज्यादा क्षेत्र में कोसी और गंगा बहती है। इससे क्या होती है, जो बाढ़ के समय में यहाँ की जो अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रूप से तहस नहस हो जाता है। और बिहार जो गरीब राज्य है इसके मूल कारण ये भी है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे नदियां हैं जो कि बाढ़ के समय में इनका जल स्तर जो है काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होती है बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, आवागमन जो है ठप हो जाता है, लोगों की रोजगार की जो समस्या जो है वो अत्यंत जटिल हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण बिहार जो है आज भी गरीब है। तो जो एक आपका जो काली नदी है, काली नदी जो बहती है आपका जो कि नेपाल में नेपाल से निकलती है और भारत में बहती है, इसे विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को, काली नदी को, ठीक है। तो याद रखिएगा इस काली नदी जो है, आप ये जो पार्ट देख रहे हैं यही काली नदी है जो कि भारत और नेपाल का क्या है बॉर्डर में बहती है। ये इसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। माने क्यों कहा जाता है, क्योंकि कब इसमें बाढ़ आ जाए ये नहीं कहा जा सकता, और आता है तो इसकी जो जलधारा है इसमें
करंट ज्यादा होता है, यानी करंट ज्यादा होने का मतलब काफी तेज से इसकी धारा बहती है, जो कि अपने रास्ते में जो भी चीज आता है उसको तहस नहस करके चली जाती है। ठीक है, इस हिसाब से मैं आपको बताने का ये प्रयास किया कि शार्क कैसा है, शार्क क्या एक समूह है, क्या शार्क वर्तमान में होना आवश्यक है या नहीं, यह आपको सोचना है। दूसरी नंबर आप देखेंगे कि नेपाल में एक चोटी है जिससे हम एवरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है। ठीक है, तो परीक्षा में यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि एवरेस्ट किस देश में है, तो एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में है। वहीं आपका भारत में सबसे ऊंची चोटी, देखिए ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, एवरेस्ट जो है आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है आपका 8,900 आपका 8,500 कंचनजंगा जो है इस पार्ट में है 8,598 मीटर है ये। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कंचनजंगा है, कंचनजंगा ये कुछ ही आपका एवरेस्ट से कम है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आज का जो ये सेशन जो है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।